हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ, आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था इसके पार्ट 1 में, और अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। चैप्टर 9 में हमने हस्तचयन की प्रक्रिया को पढ़ा है, अब तक थ्रेशिंग को समझा है और ओसाई विनोइंग को समझा है, जिसमें आपने देखा था कि जो किसान है वो एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर के जो भूसी और अनाज होता है उसको अलग करता है, वायु की दिशा में अपने अनाज को नीचे गिराता है और उससे भूसी अलग हो जाती है। चालन या छानना आपने देखा था, चाय को छानना, वाष्पीकरण को आपने देखा था, और अवसादन सेडिमेंटेशन क्या होता है, निस्तारण क्या होता है, और निस्यंदन फिल्ट्रेशन क्या होता है। इन सभी विधियों को हमने डिटेल में पार्ट 1 में डिस्कस किया है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको पार्ट 1 क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम दही को मथना और चुंबकीय पृथक्करण को अच्छे से समझेंगे, और इसके साथ ही हम चैप्टर 9 का जो हमारा समरी होगी उसको हम अगेन रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टी बैग, चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना भी आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि जो टी बैग होते हैं वो किसके बने होते हैं और कैसे बने होते हैं। मल्ली और वल्ली अपने दादाजी के साथ और उनके मित्र ओट्टुकम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। ओट्टुकम एक मछुआरे हैं। जैसे ही वे मछली पकड़ने का जाल डालते हैं तो पानी जाल से बाहर बह जाता है। वल्ली को पहले से सीखी हुई निस्यंदन विधि का स्मरण हो आता है, और वह समझती है कि मछली पकड़ने की यह विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मल्ली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देखकर स्तब्ध रह जाती है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं जो नदी और महासागर के प्रदूषण को लेकर के हैं। इस मुद्दे पर भी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर लिखा गया है कि समुद्र में तैरती थी छोटी मछली कोइलास, नन्ही सी प्यारी सी थी वो सबकी खास। एक दिन प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया, गर्दन कोइलास की फंस गई, दर्द ने उसे तड़पाया। मम्मी मछली रोए और पापा पुकारे कोइलास, पर धीरे धीरे बंद हो गई उसकी आंखें आज। प्रदूषण से भरे महासागर, मछलियां दम तोड़ रही, हमारे गलत कार्यों के कारण अब नन्ही कोइलास नहीं रही। तो जल है जीवन का आधार, प्रदूषण से ना करो इसे बेकार, इसको बचाना है सबकी जिम्मेदारी, यही तो है सबसे बड़ी समझदारी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे महासागर हैं उसमें कितना प्रदूषण है, और एक मछली की स्टोरी से दिखाया गया है कि कितनी जो हमारे जलीय जीव हैं, समुद्री जीव हैं, उनके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो आप सब भी अपने आसपास प्रदूषण को कम करने पर ज़रूर ध्यान दें। मल्ली और वल्ली अपने दादाजी और दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसे
मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है और छाछ नीचे रह जाता है। तो मथना की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है कि जो मक्खन होता है वो हल्का होने के कारण ऊपर तैरता है और जो छाछ है वो नीचे रह जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। आपने इस फोटो को देखा है, इसमें मथना की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया गया है। हम सबके घरों में भी इस प्रक्रिया को किया जाता है। आप में से किसके घर में ये मथने की प्रक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या आप रसोई घर में पाए जाने वाले एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता है और छाछ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? मौसी के घर पर उनका प्रवास आनंदमय रहा और वे अपने घर लौटने पर अपनी सभी यादें अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचने का समय आ गया है। शिलांग में अपनी बुआ के घर पहुंचते ही वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय अचानक कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण दिखाया गया है कि लकड़ी का काम करते हुए जो कीलें हैं वो बुरादे में गिर जाती हैं। तो अब इन कीलों को बुरादे से कैसे अलग करेंगे? बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई से रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं। बढ़ई ने पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया? तो जो चैप्टर चुंबक को जाने था ना, उसमें मैंने पूरा चुंबक के बारे में डिटेल से पढ़ाया है और जो PYQ क्वेश्चन कराए हैं उसमें भी एक चुंबक पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो अब वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ई ने यहाँ पर क्या किया है, वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की जो विधि है उसको चुंबकीय पृथक्करण कहा जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण किसे कहते हैं? जो चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ हैं जो कि चुंबक से आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ हैं और जो नहीं आकर्षित होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इसी विधि को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण है, पृथक्करण विधि कहते हैं। आजकल पुनः चक्रणकर्ता जो रिसाइकल होते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। आजकल जो रिसाइकलर होते हैं वो क्या करते हैं? विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्रायः अनुपयोगी लोहे की कतरने स्क्रैप आयरन होती है। इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। अनुपयोगी लोहे की कतरनों का पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से जो रिसाइकलर होते हैं वो भी चुंबक का यूज़ करते हैं, वो विद्युत चुंबक का यूज़ करते हैं। मल्ली और वल्ली की छुट्टियां आनंदमय रहीं। उनकी यह मनोरंजक भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों के जानने का आनंद लिया बल्कि पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। और इस स्टोरी के साथ साथ आप सब लोगों ने भी पदार्थों के पृथक्करण करने की जितनी भी विधियाँ थी उनको बहुत अच्छे से जाना, समझा और पढ़ा, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम करते हैं इस चैप्टर की समरी। तो पहली जो हमारी विधि थी वो हस्तचयन, हाथ से चुनने की प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके आमाप, रंग और आकृति के आधार पर पृथक किया जाता है। जो हस्तचयन है उसमें क्या होता है, जो ठोस पदार्थों का मिश्रण में से जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको रंग और आकृति के आधार पर पृथक किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीट कर उसमें से अनाज पृथक किया जाता है उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं।
तो थ्रेशिंग किसे कहते हैं? जिसमें अनाज के पुलों को पीटा जाता है, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। बहती हवा या पवन का उपयोग करके भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की जो विधि है वो ओसाई या विनोइंग कहलाती है। तो जो किसान ऊंचे पे खड़े होकर के जो अनाज को भूसे को पृथक करता है हवा की दिशा में, उसको हम क्या कहते हैं? विनोइंग या ओसाई कहते हैं। एक चालनी का उपयोग करके कणों के आमाप में विभिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रिया छानना कहलाती है। एक चालनी का उपयोग करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जैसे आटा छानते हैं या फिर जो चाय को छानते हैं, तो क्या करते हैं, जो कण होते हैं वो भिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? छानना कहते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण या वाष्पन। वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जो द्रव है वो क्या होता है? वाष्पित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसका प्रयोग एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जाता है। वाष्पीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो द्रव में जो ठोस घुले होते हैं, द्रव और ठोस को अलग करने के लिए वाष्पीकरण का यूज होता है। किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा होने की प्रक्रिया को अवसादन सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन कहलाती है जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को निस्तारण डिकिंटेशन कहते हैं। निस्यंदन क्या होता है? फिल्ट्रेशन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। किसी भी जो द्रव होता है उस पर जो भारी अघुलनशील अवयव जमा हो जाते हैं धरातल में, तो तली में जो बड़े बड़े अघुलनशील अवयव जमा हो जाते हैं हम उसको अवसादन कहते हैं। और ऊपर का जो द्रव रहता है, जब हम बर्तन को तिरछा करके उसको निकाल लेते हैं तो उसी में ये इस प्रक्रिया को हम निस्तारण कह देते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं द्रव में, उनसे जब हम द्रव को अलग कर देते हैं और वो नीचे रह जाते हैं तो इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। मथनी का उपयोग करके हम दही से मक्खन को निकालते हैं। मक्खन ऊपर क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हल्का होता है और छाछ नीचे रह जाता है। चुंबक का उपयोग करके हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का जो पृथक्करण करने की विधि है, इस प्रक्रिया को हम चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। जो चुंबक का उपयोग करके हम जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, और जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। इससे चुंबक और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 9 का पार्ट 2 था, जो कि अब फिनिश होता है। चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चैप्टर 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको पूरी क्लास समझ में आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।